गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चैप्टर 4 प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम। आप लोग सभी एनिमल्स को जानते हैं, प्राणियों को जानते हैं कि पता है कितनी संख्या है इनकी। लगभग 10 लाख से अधिक संख्या है जिनका हम वर्णन कर चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। इतने सारे यहाँ पर प्राणी हैं पूरी पृथ्वी पर। अब इतने सारे हैं, इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इनका एक बेस है जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण का आधार। अब ये किस आधार पर किया गया है? तो पहले इनका आता है उसमें संरचना और आकार कि ये किस प्रकार के बने हुए, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर सेकंड इसमें देखेंगे कोशिकीय व्यवस्था कि किस प्रकार की कोशिका से बने हैं, एक सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। फिर देखेंगे इनकी शरीर की सममिति, है ना। ये सब पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके। प्रगुहा की प्रकृति, पाचन, परिसंचरण तंत्र, रिप्रोडक्शन, तो इन सब के आधार पर इनका बेस बनाया गया है, और इस आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है कोशिकीय व्यवस्था। अब इस कोशिकीय व्यवस्था को क्या कहेंगे? संगठन के स्तर, यानी कि प्राणी जो होते हैं इसके सभी सदस्य कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, है ना। फिर भी इनमें कुछ जो होते हैं जिनमें स्टार्टिंग से डेवलपमेंट होगा, है ना। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है स्पंज का। तो ये है ना, कोशिकीय संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। जो स्पंज होते हैं इनमें क्या होता है? कोशिका बिखरे हुए समूह में होती है, कोश की स्तर संगठन को दर्शाती है। अब यहाँ पर क्या होता है? कोशिकाओं में कुछ में तो श्रम विभाजन होता है। तो ये जो स्पंज होता है इसके अंदर क्या होता है? सिंपल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उन्हीं कोशिकाओं से इस पूरे स्पंज की जितनी भी कार्यविधियां हैं या जो इतना इसका पाचन है, उत्सर्जन, सारी प्रोसेस इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हम यदि इससे और विकसित सेकेंड स्टेज पे जाएंगे जैसे सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोशिकाओं का अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हम सिंपली जानते हैं कि यदि हम देखें तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है? ऊतक, ऊतक से क्या बनता है? अंग, और अंग से अंग तंत्र बनता है और इसके बाद में एक बॉडी का निर्माण होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें कि स्पंज में तो सिंपल टाइप की सेल्स हैं, उसके बाद में हम थोड़ा सा डेवलपमेंट जाएंगे, नेक्स्ट उस पे जाएंगे तो नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स पे जाएंगे। वहां पर हम देखेंगे कि कोशिका अपना कार्य संगठित होकर करती है। किसके रूप में? ऊतक के रूप में। सब एक साथ हो जाती है और एक दूसरे की हेल्प करती है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊतक स्तर का संगठन। फर्स्ट हमने जो पढ़ा था वो कोशिकीय स्तर का संगठन था। सेकंड नंबर आ गया है यहाँ पर ऊतक स्तर का संगठन। इसे उच्च स्तर का संगठन भी कहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक और एग्जाम्पल आ गया है, वो है प्लैंटीहेल्मिन्थस का। और इसके बाद में और अन्य उच्च संघों में हम जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ऊतक जो होते हैं वो संगठित होते हैं और अंग को बनाते हैं। और ये जो अंग होते हैं ये विशेष कार्य करने के लिए बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी हम देखेंगे ना कि एक हार्ट बना है, एक लीवर बना है। हार्ट का काम क्या है? पंपिंग का है। अलग अलग, जैसे किडनी है तो वो फिल्ट्रेशन करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो ऐसे छोटे छोटे अंग बन जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर जैसे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कान, इकाडर्मोटा और रज्जुकी, ये सब अंग मिलकर अंग तंत्र के रूप में एक शारीरिकी का निर्माण करते हैं और पूरे कार्यों को ये करते हैं। प्रत्येक तंत्र का विशिष्ट कार्य होता है। इस तरह की जो संरचना होती है अंग तंत्र के स्तर का गठन करती है। प्राणी समूह में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताओं को प्रदर्शित करते हैं, है ना। प्राणियों में क्या होता है? जैसे पाचन है तो वह भी पूर्ण अपूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन एक ही बाह्य द्वार होता है। जब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्लैंटीहेल्मिन्थस का क्लासिफिकेशन जब देखेंगे, उस क्लासिफिकेशन में ये जो एक प्लैंटीहेल्मिन्थस है इसमें सिर्फ एक ही छेद होता है। जैसे मुख है तो बस वही पोर्शन, दोनों चीज का, मुख का और गुदा, एनस, दोनों का काम करेगा, है ना। तो ये कौन सा पाचन तंत्र होता है? अपूर्ण पाचन तंत्र। फिर सेकंड आता है पूर्ण पाचन तंत्र, जिसमें दो बाह्य द्वार होते हैं, एक मुख होता है और दूसरा गुदा होती है।
अब इसी प्रकार हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो एनिमल्स का जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो खुले परिसंचरण वाला है या बंद परिसंचरण वाला है। खुले परिसंचरण से तात्पर्य ये होता है कि जो जीव की बॉडी होती है उसके अंदर जो ब्लड है उसका जो सर्कुलेशन है वो किसी वाहिनी में नहीं है, पूरी बॉडी में वह भरा हुआ है और सीधे डायरेक्ट वो हार्ट को पंप किया जा रहा है और सारे जिसके ऑर्गेनल्स जो होते हैं उस ब्लड के अंदर डूबे हुए होते हैं। तो ये खुले प्रकार का परिसंचरण है। अब सेकंड आ जाता है बंद प्रकार का। इसमें रक्त संचार हृदय से विभिन्न व्यास वाली वाहिकाओं के द्वारा होता है, यानी कि जैसे हम हमारे सिस्टम को हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, तो हमें पता है कि हमारे बॉडी में शिराएं होती है, वेन होती हैं और इसके अलावा धमनियाँ होती हैं। तो जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त होता है और जो धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है। तो किस में बह रहा है? वाहिकाओं में बह रहा है। तो हमारे इसमें कैसा हो जाएगा? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। तो इस आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है सममिति के आधार पर। सममिति से क्या तात्पर्य होता है? जैसे आप यहाँ चित्र में देखिए, ये एक आर्य सममिति को दिखाता है और दूसरा हम नीचे की ओर एक और चित्र देखते हैं तो द्विपार्श्व सममिति को दिखा रहा है। इनमें क्या हो रहा है? जैसे ये एनिमल है, ये एनिमल जो है इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर इसको किसी विशेष प्लेन से यहाँ से हम इसको काट रहे हैं तो ये बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब ये वाले को हम देखेंगे तो ये देखो सेम टू सेम है, इसको बीच से हम काटेंगे तो यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। तो इसे यदि ये इस तरह से डिवाइड होता है तो इसे हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर यही चीज़ आपको वापस से दर्शाई गई है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि जो पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पर हमने ऊपर की ओर देखा था, इन स्तरों को देखा था ना कि कोशिका है, ऊतक अंग बना रहे हैं, अंग मिलकर शरीर बना रहे हैं जो कि पूरा कार्य कर रहे हैं, सारे सब आपस में सामंजस्य बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद में सेकंड हमने इसमें देखा था कि अपूर्ण पाचन और पूर्ण पाचन, इन दोनों को समझा। इसके बाद में हमने खुला परिसंचरण तंत्र समझा और उसके बाद बंद परिसंचरण तंत्र को समझा। अब हमको ये सममिति, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन बहुत सरल लगेगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्योंकि आप किसी का भी कैरेक्टर लिखेंगे, चाहे प्लैंटीहेल्मिन्थेस का हो, चाहे सिलेंट्रेटा का हो, एग्जाम में कोई सा भी आ जाता है। कई बार बच्चे इसका उसमें लिख देते हैं, एक ग्रुप का दूसरे में कैरेक्टर आ जाता है, दूसरे का इसमें आ जाता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे जो सममिति है उसे बताया स्पंज। यदि हम स्पंज को देखते हैं तो स्पंज में किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो भागों में विभाजित नहीं करती, है ना। तो ये कैसे कहलाएंगे? असममित। स्पंज कैसा होता है? स्पंज आप लोगों ने देखा भी होगा, बाथ स्पंज को देखा होगा। तो वो कैसे रहता है? उसको किसी भी प्लेन से हम काटेंगे तो वो कहीं से भी बराबर ना होगा। तो ऐसे वालों को हम असममिति के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में जो प्लेन से कट जाएंगे उन्हें तो हम सममिति कहेंगे, है ना। जब किसी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो भागों में विभाजित कर देगी तो इसे हम आर्य सममिति कहेंगे। अब सिलेंट्रेट, टिनोपोरा और इकाइनोडर्मेटा में इस प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो अब आप इन नामों को याद रख लीजिए क्योंकि ये रिक्त स्थान का क्वेश्चन बनता है कि आर्य सममिति किसमें होती है। आर्य सममिति किसमें होती है? जब किसी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा किसी प्लेन से काट देती है तो उसे हम आर्य सममिति के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टिनोपोरा और इकाइनोडर्मेटा, है ना। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समरूप दाएं और बाएं भागों में बांटा जाता है, तो इसे हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। एक बार और इसको आप देख लीजिए क्योंकि काफी समय तक बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, कंफ्यूजन रहता है। यहाँ देखिए ये किसको शो कर रहा है? आर्य सममिति को। इसको काटने के लिए हमको इस विशेष प्लेन से इसको यहाँ पर काटना पड़ रहा है ना। तो ये आर्य सममिति शो कर रहा है। अगर कटेगा ही नहीं तो असम्मित हो गया, कट गया तो सम्मित हो गया। अब इसमें सम्मित में भी दो प्रकार हो गए, एक आर्य और एक द्विपार्श्व। तो यहाँ पर हम इस क्रेप को देख रहे हैं तो ये क्रेप कैसा हो रहा है? यहाँ से बिल्कुल प्लेन से बराबर कट रहा है, तो इसे हम द्विपार्श्व सममिति कहेंगे।
फिर इसके बाद में हम आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो इसका है द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि कई क्वेश्चंस, चाहे आप नीट की एग्ज़ाम देख लें या कोई नर्सिंग की एग्ज़ाम है या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उनमें, जैसे टीचर के लिए है, तो उन सब में इस चीज़ को बहुत महत्व दिया जाता है और वहाँ जाके कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है, यानी कि कोशिकाएं कब बन रही है, जब एक वो भ्रूण है ना, मेल फीमेल गीमेट्स मिले हैं और भ्रूण का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जब डेवलपमेंट होना शुरू होता है उसी समय पर दो लेयर्स बनती है, एक बाह्य एक्टोडर्म कहलाती है और एक आंतरिक एंडोडर्म कहलाती है ना। बाहर वाली को एक्टोडर्म और अंदर वाली को एंडोडर्म। तो ये क्या कहलाते हैं, द्विकोरिक। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, वे प्राणी जिनमें विकसित भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। अभी देखिए हमने 2 देखे हैं, बाह्य और आंतरिक, और इनके बीच में कौन सा आ जाएगा, बीच वाला मेसोडर्म। तो ये क्या कहलाएंगे, त्रिकोरिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल है प्लेंटीहेल्मिन्थिस से लेके रज्जु की, यानी कि जो प्लेंटीहेल्मिन्थिस ग्रुप है वहाँ से लेके जो कशेरुकीज हैं वर्टिब्रेट्स से, वहाँ तक के जितने भी एनिमल्स आएंगे वह सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, है ना। तो आप लोग ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर भ्रूणीय स्तर में ये प्रदर्शन है। तो यहाँ वाला जो इसको देखेंगे तो इसमें देखिए 2 पार्ट्स हैं। पहला ये वाला जो लेयर होगी, बाहर वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, इसे हम बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म कहेंगे। इसके बाद में ये जो अंदर वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है इसको हम एंडोडर्म कहेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये मेसोग्लिया जो है नज़र आ रही है, इसमें मेसोडर्म नहीं है, तो ये द्विकोरिक कहलाएगा। अब यदि हम इस वाले चित्र को देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आउटर लेयर है, बाहर वाली है एक्टोडर्म है, फिर ये अंदर वाली एंडोडर्म है, और इसके बीच में आप ये जो मेसोग्लिया को देख रहे हैं यहाँ पर क्या मेसोडर्म भरा हुआ है। यहाँ पे भी कोशिकाएं नजर आ रही, इस वाले में नहीं आ रही, इसमें आ रही है। तो इस तरह से डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों संगठन को हमने समझ लिया। अब इस नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे प्रगुहा या सिलोम के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में एक गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो आहार नाल होती है, तो दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होती है उसके आधार पर ये किससे बनी हुई होती है, मेसोडर्म से। ये पूरी गुहा किससे भरी होती है, जिनमें मेसोडर्म होता है उसे देह गुहा या प्रगुहा के नाम से जानते हैं। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं, जैसे एनिलिड्स हैं, मॉलस्कन्स हैं, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। यानी कि एनिलिड से लेकर कार्डेटा सब कैसे होते हैं, प्रगुही होते हैं। इनके अंदर सिलोम पाई जाती है। तो यहाँ पर हम चित्र भी देखेंगे कि ये प्रगुहा का चित्र है, इनके अंदर ये सिलोम को प्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने देखे थे ना 3 लेयर्स देखी थी। अब यहाँ पर इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो खोखला भाग है ये तो आहार नाल हो गया, ये बॉडी की दूसरी आउटर लेयर हो गई। तो इन दोनों के बीच में ओपन स्पेस है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रगुही। अब इसके बाद में हम सेकेंड जो देखेंगे वो है, कुछ प्राणियों में मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा मेसोडर्म, बाह्य त्वचा अंत त्वचा के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बिखरी हुई थैली के रूप में नजर आ रहा है मेसोडर्म। किस रूप में है, बिखरी हुई थैली के रूप में। यहाँ पे ये कैसा है, पूरा सेटल्ड है, लेकिन यहाँ पर यह बिखरी हुई थैली के रूप में नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसे हम क्या कहेंगे, कूटगुहिक या स्यूडोसिलामेट्स, यानी कि जिसके अंदर मेसोडर्म बिखरा हुआ होता है उसे स्यूडोसिलामेट कहते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एस्केलमेंथिस। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्केलमेंथिस। ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। फिर जिन प्राणियों के शरीर में गुहा नहीं पाई जाती अगुही कहलाते हैं, जैसे प्लेंटीहेल्मिन्थिस। यहाँ पर देखिए इसमें किसी प्रकार की गुहा नहीं नजर आ रही है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अगुही। अब इसके बाद में आ जाता है खंडीभवन या सेगमेंटेशन। ये भी एक बहस है कि जो शरीर है बाह्य आंतरिक दोनों तरफ से खंडों में विभाजित यदि रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, खंडीभवन की प्रक्रिया।
ऐसे जीवों को हम खंडीभवन जीव कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल है केचुए का, इसमें भी खंडीभवन होता है। अब इसका नाम याद कर लीजिए, कौन सा है? विखंडी खंडीभवन या विखंडावस्था कहलाती है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु से तात्पर्य है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की क्या खासियत होती है कि शलाका रूपी पृष्ठरज्जु यानी नोटोकार्ड मध्य त्वचा मीजोडर्म से उत्पन्न होती है। अभी हमने जो पहले पढ़ा उसमें हमने मीजोडर्म को देखे थे ना, बीच में जो लेयर थी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म। जब भ्रूण बन रहा है उसी समय पर एक शलाका के रूप में एक हड्डी है ना, एक तरह की हड्डी समझ लीजिए आप, बैकबोन, उसके निर्माण होता है। किससे? जब भ्रूण बन रहा है तो जो मीजोडर्म है उससे एक नोटोकार्ड बन रही है, तो पृष्ठ सतह पर बनती है। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर बन रही है? पृष्ठ सतह पर। पृष्ठरज्जु प्राणी को रज्जु की या कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी या नोटोकार्ड कहा जाता है, यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट। इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन हम लास्ट में कॉर्डेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। फिर हम प्राणियों के वर्गीकरण का विस्तृत मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। तो अब यहाँ पर जो हम ये वाला पढ़ेंगे संघ पॉरीफेरा, तो इसमें क्या है, यहाँ ये जो संघ अब हम स्टार्ट करेंगे ये सब कैसे होंगे? नॉन कॉर्डेट्स। अच्छा, अब इनको हमको समझने के पहले हम एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, उसको हम अच्छे से समझ लें, क्योंकि मैंने जितना भी आप लोगों को समझाया है वो सब इसी के बेस पे आधार है, यानी कि मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्राणी जगत में एनिमिलिया जो है बहुकोशिकीय होते हैं ना। अब ये कोशिकीय में, बहुकोशिकीय में भी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो कोशिकीय स्तर का संगठन है और दूसरा उत्तक, या फिर उसके बाद में उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उत्तक, अंग और अंग तंत्र को यहाँ पे साथ में लिखा है। अब ये पहला पॉइंट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अब यहाँ ऊपर भी आप देखते चलिए, यहाँ पे संगठन के स्तर लिखे हुए हैं, ये दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यदि हम कोशिकीय स्तर की बात करें तो ये तो कोशिका है, तो इसमें तो भैया समिति भी नहीं होना है, प्रगुहा भी नहीं होना है ना। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे पोरीफेरा। अब मैंने आप लोगों को जो पढ़ा रही थी तो बताया था ना, स्पंज, स्पंज में कोई समिति नहीं होगी, है ना। यहाँ पर ये सिर्फ पोरीफेरा संघ का लक्षण है जिसमें सिर्फ कोशिकीय स्तर होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे उत्तक, अंग, अंग तंत्र के बारे में। तो यहाँ देखिए आर्य लिखा है और यहाँ लिखा है द्विपार्श्व सममिति। ठीक, ये सममिति के अंतर्गत आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा सममिति, आर्य सममित है या द्विपार्श्व सममित है। अब इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं प्रगुहा, यानी कि गुहा की उपस्थिति है या नहीं। यहाँ पर आएगा बिना गुहा वाला यानी कि अगुही। इसमें आएगा कूट गुही वाला यानी कि जिसमें स्यूडोसिलोमेट, झूठी सिलोमेट बोलेंगे, है ना, कि वो ऐसा आभास करवा रही कि भाई सिलोम है लेकिन नहीं है, सिर्फ बिखरी हुई है वो पूरी। फिर तीसरा है सत्य गुहा युक्त यानी कि ट्रू सिलोम वाला। ये तीन आधार हो गए। अब इसके आधार पर हम संघ में इनका डिवाइड किया है। तो हम देखेंगे जो पहला है इसमें बिना गुहा वाला, तो वो कौन हो जाएगा? प्लैंटीहेल्मिन्थेस। कूट गुहा वाला यानी कि स्यूडोसिलोमेट में एस्केल्मिन्थेस, और ट्रू गुहा में एनिलेट से लेके कॉर्डेट्स तक के, यानी कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो ये सारे संघ का डिवीजन हमको अब पढ़ना है। तो हम जो अभी पढ़ेंगे वो देखिए यहाँ से यहाँ तक के, ये इकाइनोडर्मेटा तक के ये सब नोटोकार्ड में की प्रेजेंस नहीं होती है, इसलिए ये किस में आते हैं? अकशेरुकी में आते हैं, है ना, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये 3-4 नाम एक जैसे जिनको आप याद कर लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अकशेरुकी भी वही है, इनवर्टिब्रेट भी वही है ना, और नॉन कॉर्डेट भी वही है। ठीक, अब इधर देखें तो कॉर्डेट, कशेरुकी और वर्टिब्रेट, ये तीनों नाम एक जैसे हैं, इसलिए जब भी मैं बोलूँ तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसके बारे में पढ़ना है वो क्या है? पोरीफेरा। तो यहाँ पे हम नाम से ही देखते हैं इसमें कैसा है स्तर है, कोशिकीय स्तर है। ठीक, बाकी ये सब चीज़ तो इसमें एब्सेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो संसार है वो भी बहुत खूबसूरत है।
इसमें क्या आते हैं, सामान्यतः स्पंज, जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहता है स्पंज, है ना, कुछ हार्ड भी रहते हैं। ये लवणीय एवं असममिति वाले होते हैं। लवणीय से तात्पर्य ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये सब अद्भुत बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंज में जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र पाया जाता है। जल में सूक्ष्म रंध्र आस्टिया कहलाते हैं। केंद्रीय इनका जो शरीर होता है, केंद्रीय स्पंज की गुहा होती है जिसे हम स्पंजोशील कहते हैं, इसमें प्रवेश करता है तथा बड़े बड़े रंध्र यानी कि आस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन, अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करने में सहायक है। यह कोएनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं या स्पंज गुहा या नाल तंत्र से आस्तरित रहती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं या स्पॉन्जिन का बनता है। हमने कहा ये कोशिका है तो ये तो गिर ही जाएगा, लेकिन इसको जो इसका एंडोस्केलेटन होता है जो कंडिकाओं का बना है, स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है, वो इसको स्थायित्व प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, मेल फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही में रहते हैं। तो इनका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है, यानी कि इसकी यदि एक कोशिका भी टूट के अलग हो जाती है तो वो एक नए स्पंज का निर्माण कर लेती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है, यानी कि इसमें भी गैमेट्स बनते हैं। आंतरिक निषेचन होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। देखिए हम जिन भी छोटे छोटे इनको पढ़ेंगे ना तो इनमें क्या होता है, दो तरह का यहाँ भी आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष हो रहा है या अप्रत्यक्ष हो रहा है इनका। जैसे हमने पहले पढ़ा है ना, जैसे अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एडल्ट स्टेज आती है। ऐसा ही इनमें भी होता है कि इनका भी लार्वा बनता है। डायरेक्ट छोटा सा लार्वा होगा तो उसमें क्या होता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो वयस्क में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी इसमें क्या लार्वा की अवस्था पाई जाती है, जो लार्वा बिल्कुल अपने स्पॉन्ज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, साइकान है, साइफा है, स्पॉन्जिला है और यू स्पंज है। यहाँ पर हम इनके चित्र भी देख सकते हैं कि देखिए इसमें भी छेद होते हैं। जब आपने स्पंज को भी कभी हाथ में लिया होगा और देखा होगा तो जब उसको हम दबाते हैं तो उसके जो छेद होते हैं वो सब सिकुड़ जाते हैं और वो छोटा सा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हवा भर जाती है तो वो वापिस से फूल जाता है ना। मार्केट में आर्टिफिशियल भी मिलता है जो नायलॉन्स वगैरह से बनता है, लेकिन हम अभी ओरिजिनल स्पंज की बात करते हैं जो समुद्र में मिलता है। कई लोग इसका नहाने धोने में, बॉडी को साफ करने में भी इसका यूज़ करते हैं। कुछ सजावट के लिए भी डिज़ाइन बनाकर इनको अपने घरों में रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्रकार के हमारे पोरीफेरा का। इसमें सबसे पहला जो है साइकान, ये आपकी लैब में भी आप इसको जाके देख सकते हैं, स्पेसिमेन के रूप में रखे रहते हैं। ये एक साइकान है और ये जो दूसरा है इसको नाम है स्पॉन्जिया और ये तीसरा जो है स्पॉन्जिला कहलाता है। तो ये हमारा हो गया पोरीफेरा कंप्लीट। इसके बाद में जो सेकंड आता है वो निडेरिया या सिलेंट्रोइड। अब इसका नाम ही ऐसा है निडेरिया, यानी कि ये कैसा होता है, दंश कोशिका वाला है। मतलब इस वर्ग की खासियत है ये। इस वर्ग के बारे में यदि कोई पूछे तो आपको ये खासियत इसमें बतानी पड़ेगी। ये कैसे होते हैं, ये भी सब अधिकतर जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं। इसमें 2 अवस्था होती है। अच्छा, इसमें मैं बताना भूल गई हूँ, पोरीफेरा में ये क्या होते हैं, आधार से लगे हुए होते हैं, है ना। आधार से लगे हुए होते हैं, सबस्ट्रेटम से ये चिपके हुए अटैच्ड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें दोनों तरह के रहते हैं, या तो एक जगह पर स्थायित्व रहते हैं या मुक्त तैरने वाले रहते हैं। और ये कैसे हैं, सममिति वाले, यानी कि इनको एक पेन से हम काट सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए आ गया निडेरिया नाम इसकी दंश कोशिका यानी कि नाइडोब्लास्ट या निमेटोप्लास्ट से बना होता है। तो अब आप इस लाइन को बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये भी कई रिक्त स्थानों में पूछी जाती है कि दंश कोशिका किससे बनी है, तो हमको उत्तर लिखना पड़ता है निमेटोब्लास्ट। कोशिकाएं स्पर्श और शरीर के अन्य स्थानों में भी पाई जाती हैं। पूरी मतलब इनकी बॉडी में ये स्टिंग्स रहते हैं, इसके स्पर्शक रहते हैं ये।
अब ये दंश कोरक निमेटोब्लास्ट स्थिर रक्षा तथा शिकार, ये किस लिए होते हैं? ताकि ये दूसरे प्राणियों से अपनी रक्षा कर सके या उनमें स्टिंग लगाते उनको दंश कोशिकाओं को चुभाकर उसका अपना शिकार भी बना लें। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, ये हम ऑरेलिया को देखते हैं, एडमेसिया को देखते हैं, इनका एक्टर स्ट्रक्चर इस तरह का नज़र आता है। ये सब सिलेंट्रेट्स है। इसके अलावा आपने जेलीफिश को कभी टीवी में भी देखा होगा, पानी में एक वाइट कलर की ऐसी बड़ी सुंदर से तैरती हुई नज़र आती है, जेलीफिश होती है, उसमें 90% वाटर होता है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। अब इसके हम आगे बढ़, अब निडेरिया में उत्तक संगठन होता है। यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, कोशिका से यहाँ पर क्या आ गया है, उत्तक संगठन आ गया है। ये कैसे होते हैं? द्विकोशिक होते हैं। केंद्रीय जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। यहाँ पर शो कर रखी है इस चित्र में, देखिए गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा, इस तरह की रचना। अधोमुख हाइपोस्टम पर मुख द्वारा खुली हुई होती हैं। अंतःकोशिकीय होते हैं, अंतराकोशिकीय, दोनों प्रकार के ये होते हैं। कुछ सदस्य जो होते हैं कोरल्स बनाते हैं, और ये जो कोरल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यदि आप कभी समुद्री इलाके पर गए होंगे, जैसे लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि लक्षद्वीप भी कोरल से ही बना हुआ है, उसके आसपास समुद्र में देखेंगे छोटे छोटे से द्वीप नुमा रचना हो जाती है, जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता भी पनपती है ना। क्यों? क्योंकि ये जो कोरल होते हैं ना, इसके अंदर ये सिलेंट्रेट्स रहते हैं, लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है, सिलेंट्रेट्स नष्ट हो जाते हैं, तो उनका जो कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित किया हुआ जो कोरल बना है वो तो रहता है ना, क्योंकि वो तो हार्ड पार्ट होता है, तो उसके अंदर जंतु मर जाते हैं। फिर क्या होता है, इनकी संख्या तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाती है, तो ये एक के ऊपर एक काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होते जाते हैं और पूरा एक द्वीप की संरचना कर लेते हैं, पूरी चट्टान बन जाती है, इतने हार्ड होते हैं ये। तो ये किसके बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। अब इनका शरीर, अब यहाँ पर ये पॉइंट पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्या? पॉलिप एंड मेड्यूसा, ये दो शरीर दो आकारों में होता है, एक अवस्था पॉलिप कहलाती है और दूसरी अवस्था मेड्यूसा। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने जब स्टार्टिंग किया था तब बताया था कुछ स्थान एक ही स्थान पे रहने वाले होते हैं, कुछ तैरने वाले होते हैं। तो जो पॉलिप अवस्था इसमें होती है वो बेलनाकार होती है और वह एक ही जगह पर स्थायी होती है, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। आप हाइड्रा से सभी लोग परिचित हैं। दूसरा देखेंगे मेड्यूसा यानी छतरी के आकार का मुक्त प्लावी होता है, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार और, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेड्यूसा अवस्था है इसकी, कि ये हमेशा तैरती हुई रहती है। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं निडेरिया में, जिन पॉलिप और मेड्यूसा दोनों रूप में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे पीढ़ियों का एकांतरण होता है। हमने जब प्लांट पढ़ा था तब भी यही पढ़ा था ना, कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट स्टेज आती है। सेम यहाँ भी हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिप और मेड्यूसा दो पीढ़ी का एकांतरण यहाँ भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देखेंगे ओबेलिया का। पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनाता है? मेड्यूसा। जो पॉलिप लगा हुआ है, जैसे हम देखेंगे तो एक पॉलिप स्टेज है, पॉलिप स्टेज के बाद में उसके ऊपर छतरी नुमा रचना बन जाती है, तो उसे हम मेड्यूसा कहेंगे। मेड्यूसा जो होता है उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उसमें पॉलिप्स का निर्माण होता है ना। फिर ये वाली स्टेज वापस शुरू हो जाएगी। देखिए, पॉलिप बन गया और फिर पॉलिप में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मेड्यूसा बना, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप। इस तरह से इसमें पीढ़ी का एकांतरण हो गया। अब इसके एग्जाम्पल है फाइसेलिया। फाइसेलिया यानी पुर्तगाली युद्ध मानव। फिर एडमेसिया समुद्री एनिमोन, पेंचुला समुद्री पिच, गोनोरिया समुद्री व्यंजन, तक्ष और मैंटेरिना यानी कि ब्रेन कोरल। देखिए, नाम भी कैसे रखे जाते हैं कि वो उससे रिलेटेड हो। जैसे हम देखेंगे एडमेसिया तो समुद्री एनिमोन, पेंटुला कैसा हो जाएगा? पंखे के आकार का हो जाएगा, है ना। तो इस आधार पे इनके नामकरण भी किए गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे एक और ये चित्र दिया है, नाइट्रोब्लास्ट का आरेखीय दृश्य को दर्शाया गया है यहाँ पर, यानी कि इसमें ये इस तरह के रचना लिए हुए हैं।
तो ये सेकंड जो हमारा सिलेंट्रेट है, इसके कैरेक्टर्स हमको यदि एग्जाम में लिखने को आए हैं, जैसे पोरीफेरा के भी आ सकते हैं तो आप पोरीफेरा के लिखेंगे। यहाँ पर अगर सिलेंट्रेट नाम दे दिया है तो जो जो मेन इसके हमने अभी पढ़े हैं ना कि पॉलिप मेड्यूसा, पहले तो यहीं से स्टार्ट करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि समुद्री होंगे, स्थावर होते हैं, इनमें निमेटोब्लास्ट पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में निमेटोब्लास्ट के बारे में पॉलिप मेड्यूसा का वर्णन हम जरूर करेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो इस तरह इनको भी 1 2 3 4 5 एक एक कैरेक्टर लाइन से हम इसका आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। सम टीनोफोरा, टीनोफोरा में कंटकधर होते हैं, यानी कि इसमें समुद्री अखरोट, शेप से ही समझ लो, जो नाम दिए हैं शेप से समझ लो ये अखरोट जैसा होता है। इसे कंकाल जेली या कॉम जेली भी कहा जाता है। समुद्रवासी होते हैं, आर्य सममिति होते हैं, द्विकोरिक होते हैं तथा उत्तक श्रेणी का संगठन पाया जाता है। 8 बाह्य पक्षामी कंकत पट्टियां भी पाई जाती है जिनके द्वारा ये चलने का काम करता है। पाचन जो होता है अंतकोशिकी अंतराकोशिकी दोनों प्रकार का होता है। अब यहाँ पर इसमें एक चीज नाम याद कीजिएगा, जीव संदप्ति यानी कि प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना इस वर्ग की खासियत होती है। जब समुद्र में ये जो प्राणी होते हैं प्रकाश को, तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं पे यहाँ पर लाइट जल रही है, काफी मात्रा में प्रकाश का, रात में तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। यहाँ पे इसका चित्र भी दे रखा है, ये आप इसका चित्र देखिए, टीनोप्लास्टा प्लाना का है, प्लूरोबैंकिया ये। अब इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो और निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, लेकिन इसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल प्लूरोबैंकिया या टीनोप्लाना है। ठीक, इसके बाद में आ जाता है, ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता पर इसमें ये रिक्त स्थान पूछा जाता है जीव संदप्ति वाला। इसके बाद में यदि आ जाते हैं तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संघ प्लांटी हेलमेंथिस या चपटे कृमि के लक्षण बताइए। तो इसके लक्षण हमको पॉइंट वाइज लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। अधिकांश जो प्राणी होते हैं मनुष्य और अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक और अप्रगुही होते हैं, यानी कि इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। अंग स्तर जो होता है, अंग स्तर का यहाँ निर्माण हो जाता है और इसमें चूषक पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ अच्छे से दिखाती हूँ। ये वाले पोर्शन जो होते हैं ये यहाँ पर एक यहाँ पर भी इसमें रहता है, हुक समान की रचना होती है, चूषक कहलाएंगे इसके। ये इसके द्वारा जो है उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है और फिर जो जिस भी एनिमल में, यदि मनुष्य में है, जैसे ये वाला जो है, ये वाला इसको देखते हैं हम टीनिया को, तो ये टीनिया जो होता है यहाँ से अटैच हो जाता है, पूरा उसका ब्लड सक कर लेता है, उसका जो भोजन होता है मनुष्य का उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, वो खुद खा लेता है उसको, है ना। इसी तरह से ये जो फैशियोला है, ये भी कई भेड़ और जो जानवर होते हैं उनके आंतों के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर इसमें जो रिक्त स्थान पूछा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको बताती हूँ। चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं, है ना। अब ये वाला पॉइंट, ज्वाला कोशिकाएं, तो आप लोगों की कई बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब अच्छे से याद करिएगा कि इसमें जो परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो हमें उत्तर देना है ज्वाला कोशिकाएं या फ्लैम सेल्स के द्वारा होता है। मेल फीमेल अलग नहीं होते हैं, लेकिन निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन की बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं होती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन से तात्पर्य है कि यदि प्लेनेरिया, देखिए प्लेनेरिया का चित्र यहाँ नहीं है, बट प्लेनेरिया जो होता है यदि हम उसे कई पार्ट में डिवाइड कर दें, प्लेनेरिया को उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हर पार्ट से एक नया प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। वो उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह से होता है, एक पत्ती के जैसा दिखता है, चपटा सा होता है, जैसे पत्ती होती है उस तरह का स्ट्रक्चर लिया होता है। तो ये सब अंतःपरजीवी है और हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, है ना।
कई लोगों को इनकी वजह से खून की कमी भी हो जाती है। बच्चों को जो आप लोगों को स्कूल में भी मिलती होगी कीड़े मारने की दवाई, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं तो वो यही कीड़े हैं, और इन्हीं को मारने के लिए अबेंडोजॉल की टैबलेट्स आप लोगों को स्कूल से मिलती हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है संग एस्केलमैंथिस यानी कि गोल कृमि। तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी अंतःपरजीवी होते हैं इसके प्राणी भी। एस्केलमैंथिस जो होते हैं अनुप्रास्थ काट में गोलाकार होते हैं, इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। अभी ऊपर वाले हमने प्लैंटीहेलमिन्थिस में देखा था वो सब कैसे थे, चपटे, लेकिन यहाँ एस्केलमैंथिस में क्या कैरेक्टर आ गया है कि ये गोल हैं, जलीय स्थलीय पौधे और सजीव प्राणियों में भी पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममिति, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा एस्केलमैंथिस का मेन कैरेक्टर है कूट प्रगुही स्यूडोसुलोमेट होते हैं। अंग तंत्र का यहाँ डेवलपमेंट हो चुका है। आहारनाल भी पूर्ण विकसित है ना। इससे पहले जब हमने प्लैंटीहेलमिन्थिस पढ़ा था तो उसमें आहारनाल पूर्ण विकसित नहीं थी, एक ही मुख है उसमें, है ना, जिससे वो दोनों काम कर लेता है, खाने का भी काम कर लेता है और बाहर करने का काम भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट और बढ़ चुका है, यहाँ पर दोनों चीज प्रेजेंट होने लगती है। पेशी ग्रसनी होती है, उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर करती है। नरमादा एक लिंगाश्रय। अब यहाँ पर देखिए और डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लिंगाश्रय यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है ना। और इससे ऊपर वाले वर्गों में अभी हमने देखा था कि मेल फीमेल एक ही में आ रहे थे ना, तो एक ही में आना उभय लिंगाश्री कहलाता है। यहाँ पे मेल फीमेल अलग है यानी कि एक एक है, अलग अलग है। इसमें मादा नर से बड़ी होती है, निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान दिखते हैं। अप्रत्यक्ष में लार्वावस्था होती है। यहाँ पर एस्केरिस या गोलकृमि है, वाउचेरिया और एन साइलोस्टोमा इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल जिसका देख रहे हैं वो है एस्केरिस। इसमें देखिए ये मेल है, छोटा है ये साइज में, और ये इसकी फीमेल है, ये बड़ी है, और यहाँ पर ये इस तरह की रचना लिए हुए होती है, यानी कि यहाँ से इसका घुमा होता है। कई बार एग्जाम में ये काफ़ी सरल पड़ता है लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए, तो बच्चे इसी को बना देते हैं। तो आप इसके कैरेक्टर लिख देंगे और आसानी से इसका चित्र बना सकते हैं। ये मुख लिख देंगे यहाँ पर, है ना, ये कर्व वाली मादा हो जाएगी, तो सबसे सरल पड़ता है। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा के बारे में देखेंगे। यहाँ पर लवणीय अलवणीय जल दोनों में पाया जाता है, स्थलीय होता है, स्वतंत्र जीव होता है, और कभी कभी ये परजीवी भी होता है। इसमें अंग तंत्र के संगठन स्तर को प्रदर्शित करता है। द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्रमिक पूर्णावती होती है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर विखंडन खंडित वर्ड आ चुका है, यानी कि इनमें सेगमेंटेशन होता है। इस वर्ग की खासियत, जैसे हमने निमेटो वाला निडेरिया देखा था तो निमोटोब्लास्ट थे उसमें, ऐसे एनिलिडा की क्या खासियत होगी कि यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होती है। शरीर में खंड अथवा विखंडों में बटा होता है। इस संघ को एनिलिडा कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो चलने में सहायता करती है। मतलब इनकी बॉडी जो होती है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर लिए होती हैं पेशियां कि वो आसानी से चल सके। जलीय एनिलिडा में नेरिस इसका एग्जाम्पल है, जिसमें पैरापोडियास पाए जाते हैं। देखिए इसको, देखिए आप समझ में, ये वाला जो स्ट्रक्चर साइड में आपको नजर आ रहे हैं ये नेरिस है। और ये जो नेरिस होती है, ये नेरिस अब ये कहाँ पे पाई जाती है, ये नेरिस समुद्र के अंदर पाई जाती है। और इसके यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसके पेरिपोडियाज हैं, इसकी सहायता से ये चलती है। और ये इसको तैरने में भी सहायता करते हैं, पानी के अंदर रहेगी तो तैरेगी इन पेरिपोडिया की मदद से। और इसमें बंद परिवहन परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इनमें भी क्या वाहिकाएं प्रेजेंट होगी। अब यहाँ और डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पर वृक्क भी, वहां हमने अभी प्लैंटीहेलमिन्थिस में देखा था ना, ज्वाला कोशिकाएं फ्लैम सेल्स थी जो उत्सर्जन का काम करती थी। यहाँ पर नेफ्रिडियम बन चुका है। और ये जो नेफ्रिडियम है ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें जो होता है, ये जो हम जिसको पढ़ रहे हैं, जिस ग्रुप को एनिलिडा ग्रुप को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर किसके द्वारा परासरण नियमन होता है ना, कौन उत्सर्जन करता है। तो हमको याद रखना पड़ता है कि उसको हम नेफ्रिडियम के नाम से जानते हैं। ये केचुए को लेकर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि केचुए में जो उत्सर्जन है अंग वो कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो नेफ्रिडियम है।
इसके बाद में यहाँ पे तंत्रिका तंत्र भी डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा सा विकास हो जाता है। दो इसमें एक जोड़ी गुच्छिकाएं या एक गैंग्लियन होता है जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ा होता है, यानी कि इसमें भी संवेदनाएं हो जाती है। अगर इसको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो इसको भी दर्द की अनुभूति होगी। जो तंत्रिका तंत्र है वो दर्द की अनुभूति है ना, किसी भी अनुक्रिया होती है तो उसके लिए प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र होता है। तो यहाँ पर नेरिस कैसा है, जलीय एनिलिड है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी है। लेकिन यहाँ पर ये केचुआ इसका अपवाद है, केचुआ और जोक दोनों ही है ना। तो ये केचुआ और जोक कैसे इसके अपवाद है, क्योंकि ये उभय लिंगाश्रयी होते हैं। इनमें मेल फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही केचुए में होते हैं। जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है इसके अंदर। तो उस समय क्या होते हैं, केचुए अलग अलग, एक मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह बिहेव करता है, और फिर इनमें रिप्रोडक्शन होता है। रहते तो दोनों मेल फीमेल कैरेक्टर एक ही केचुए में होते हैं। इसके एग्जाम्पल है नेरिस, फैर्टुमा, केचुआ तथा हीरोजिनेरिया। ये यहाँ पर हीरोजिनेरिया या रक्त चूषक जोक का दिखाया गया है। देखिए ये यहाँ इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी कि 75% जितने भी कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों की इस तरह रचना लिए होते हैं वो सब आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा कीट वर्ग इसमें सम्मिलित किया गया है। लगभग 2/3 जाति जो होती है पृथ्वी पे वो किसकी होती है, आर्थ्रोपोडा। ये तो बड़ा ही खूबसूरत संसार है, और अभी हम इसको देख सकते हैं। बारिश के बाद तो तितलियाँ और ये जो टिड्डे दिख रहे हैं आपको, ये काफ़ी मात्रा में हमको नज़र आते हैं। और तितलियाँ तो वाकई बहुत ही खूबसूरत होती है। और इनमें भी अब यहाँ पर हमको इनके कैरेक्टर के बारे में लिखना है, तो इसको ये भी कई बार परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। प्लेंटीहेलमिन्थेस पूछा जाता है, आर्थ्रोपोड्स पूछे जाते। तो आर्थ्रोपोड में पहला तो हम लिखेंगे कि सबसे बड़ा वर्ग है, संघ है ये, और उसके बाद में इसमें अंग तंत्र शरीर संगठन है। अब यहाँ पे वही सारे वर्ड लिखना है। बायलैट्रिकल, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सिलोमेट है। आर्थ्रोपोडा पे काइटिन बाह्य कंकाल से ढका होता है, यानी कि इनका जो बाह्य स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हार्ड होता है ना, एक्सोस्केलेटन जैसा नजर आता है। तो वो काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उससे यह बना होता है। शरीर सिर वक्ष उदा में डिवाइड होता है, यानी कि 3 पार्ट्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे इसकी ये मेन खासियत है, जैसे हमने पहले प्लेंटीहेलमिन्थेस का पढ़ा था, फिर अलग अलग ग्रुप्स में खासियत पढ़ी है ना, जैसे निमिटोब्लास्ट की खासियत पढ़ी। तो यहाँ पर इस ग्रुप की खासियत क्या है कि यहाँ पर संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। संधि युक्त पाद में संधि युक्त उसके ज्वाइंट लेग होते हैं, संधि युक्त पैर होते हैं। तो ये इस वक्त देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये इस तरह के जैसे मकड़ी हुई, चींटियाँ हुई, इन सब के ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। श्वसन अंग के लिए इनमें क्लोम होते हैं, पुष्ट क्लोम होते हैं, या उसमें फुसफस यानी कि लंग होते हैं, लंग जैसी रचनाएं होती हैं, है ना। श्वास नलिकाओं के, अच्छा अगर इस ग्रुप के लिए पूछा जाता है आपको कि मेन श्वसन अंग बताइए, तो आप श्वास नलिकाओं को बताएंगे, है ना। ये कॉकरोच में भी यही चीज़ प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद में आता है कि इसमें खुला परिसंचरण तंत्र है, यानी कि इनकी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड बहता है वो ब्लड कैसा होता है, पूरे कोटरों में भरा हुआ होता है, पूरी बॉडी में फैला होता है ये। इसके अलावा संवेदी अंग, संगिकाएं, नेत्र, आप देखेंगे कि 2 ऐसे हिलते रहते हैं, सेंस ऑर्गन्स, जैसे इसमें बटरफ्लाई में भी शो कर रखें इस तरह, तो इनको हम संगिकाएं कहेंगे, है ना। फिर कंपाउंड नेत्र होते हैं, बाहर मक्खी को देखा होगा तो उसमें भी इस तरह के बाहर मोटे मोटे नेत्र नजर आते हैं, जिन्हें हम संयुक्त कहेंगे, या सामान्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे। संतुलन पुटी या स्टोटिस भी होती है, यानी कि इसको बैलेंस बना के इसकी बॉडी को बैलेंस बना के रखने वाले होते हैं। अब यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट लाइन आई है, और वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन सबका आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्लेंटीहेलमिन्थेस में ज्वाला कोशिकाएं थी ना। फिर हमने एनिलिडा में देखा, तो एनिलिडा में क्या थी, एनिलिडा में जो थी उसके हमने नेफ्रिडियम नाम दिया था। अब यहाँ पर आर्थ्रोपोडा की क्या खासियत है कि इसमें जो उत्सर्जन होता है वो एलपीजी नलिका के द्वारा होता है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी रिक्त स्थान का क्वेश्चन बनता है।
मेल फीमेल अलग होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं। चींटियों के अंडे आप लोगों ने अभी इसी मौसम में बारिश के बाद जब थोड़ा सा मौसम साफ होता है तो काफ़ी मात्रा में अंडे देखे होंगे, चींटियाँ देती है छोटे छोटे, फिर इनकी पूरी कॉलोनी एक साथ उनको इधर से उधर ले जाती है। अब परिवर्धन प्रत्यक्ष या लार्वा अवस्था के द्वारा, लार्वा अवस्था जहां आ जाएगी उसमें आप अप्रत्यक्ष लिख सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष होता है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं। कौन कौन से? एपिस यानी कि मधुमक्खी, बॉम्बिक्स यानी रेशम का कीड़ा जो कि रेशम को बनाता है, कितना सॉफ्ट होता है रेशम। फिर लैसिफर यानी लाख का कीड़ा जिसकी महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। रोगवाहक, तो ये तो महत्वपूर्ण हो गए, एक एपिस से हमें क्या मिलता है? शहद। अब रोगवाहक में एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है, मलेरिया होता है। क्यूलेक्स एंडीज मच्छर से होता है। युद्ध पीड़क टिड्डी लोकास्टा तथा जीवित जीवाश्म लीमुलस, राज करकट, किंग कैब्रा, क्रेब यानी कि ये एक केकड़ा होता है जिसे हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये हमने आज आर्थ्रोपोडा में इतने सारे एनिमल्स को देखा है, टिड्डे को देखा है, बटरफ्लाई को देखा है। और ये क्या है? ये है स्कॉर्पियन, बिच्छू, जिसके ये यहाँ पे स्टिंग है, ये इसका डंक है और इसका प्रयोग ये शिकार करने के लिए करता है। कई बार इंसानों को भी घायल कर देता है, ये काफ़ी दर्द होता है इससे। तो ये अपना जहर इस स्टिंग के माध्यम से सामने वाले की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। और ये वाला क्या है? ये है प्राण यानी कि झींगा मछली। ये बड़ी स्वादिष्ट होती है खाने में, कई लोग स्वादिष्ट पकवान के रूप में इसको खाते हैं। तो ये एक मछली। अब यहाँ पर इसका चित्र भी बनाने को आता है आप लोगों का, जब प्रैक्टिकल होंगे ना तो प्रैक्टिकल में इसका चित्र भी बनेगा आपसे। तो ये काफ़ी थोड़ा सा बनाने में टफ पड़ता है ना, पर सब बच्चे बना लेते हैं, बड़ा सुंदर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये जॉइंट लिंक नज़र आ रहे हैं इसके, है ना। संवेदी अंग भी है, जॉइंट लिंक भी है, कंपाउंड आई भी है और इस तरह की बॉडी भी होती है। तो ये हमने आर्थ्रोपोडा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है संघ मोलस्का। अब मोलस्का की क्या खासियत है कि इसको बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कोमल शरीर होता है जो कि एक बाही कवच के अंदर होता है। जैसे आप यहाँ पे ये देखें, ये पाइला है, सेब घोंगा नाम भी इसका है। शंख नहीं है, ये क्या है? पाइला, ये अलग टाइप का होता है। इसी से रिलेटेड शंख भी बनते हैं, वो भी सब इसी के अंदर आते हैं। समुद्र में आपने देखेंगे इतने बड़े बड़े साइज के वाइट कलर के काफ़ी खूबसूरत से शंख होते हैं। तो शंख के तो बाह्य आवरण है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, उसके अंदर बहुत सॉफ्ट सा जीव निवास करता है ना। वो धीरे धीरे स्त्रावित कर करके पूरे शंख को बनाता है। तो अब यहाँ पर एक और देख रखा है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस से तो कई लोग इसको दैत्य समझ के डरते भी हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी सिर्फ 8 भुजाएं होती है। और ये देखो इसमें यहाँ पे ये जो 8 भुजाएं वाला जो ऑक्टोपस है ना, इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये होती है कि जब भी कोई शिकारी आता है ना, इसको हमला करता है, तो ये क्या करता है? एक ब्लू कलर की शाही को छोड़ता है, और शाही को छोड़ता है तो ऐसा वहाँ काला काला सा हो जाएगा और फिर ये वहाँ से छुप छुपा के भाग जाएगा, ताकि ये उसको धोखा दे देगा शिकार को और वो इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो अब इसके डिटेल हम पढ़ते हैं। तो ऑक्टोपस तो हो गया। अब मोलस्कन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा, अभी आर्थ्रोपोडा को सबसे बड़ा बताया, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन आता है? मोलस्कन संघ आता है। प्राणी स्थलीय जलीय होते हैं। अंग तंत्र जो संगठन है, अंग तंत्र स्तर का होता है। ये भी बायोलॉजिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होते हैं। शरीर कोमल होता है, कठोर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ होता है। शरीर अखंडित होता है। इसके पहले हमने देखा था तो खंडित आए थे ना, यहाँ पर कैसा है? अखंडित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। सिर पेशियोपात तथा एक अंतरंग कदकुत होता है, यानी कि जो इसमें एक हेड होगा, एक जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला चपटा सा जो नजर आ रहा है, ये इसका पाद है, फूड है। यहाँ पर ये क्या करता है? किसी भी आधार से, सबस्टेम से, यदि कोई पत्थर है या कोई स्थान है, वहां पे जाके चिपक के बैठ जाएगा, अटैच हो जाएगा उससे, है ना। अंदर की बॉडी तो बहुत सॉफ्ट है इसकी, त्वचा नरम है, स्पॉन्जी है, परत पे ककूत के ऊपर प्रवार बनाती है। सॉफ्ट सी होती है इसकी बॉडी, उसके ऊपर एक लेयर को ये बना के रखती है। अब ककूत और जो प्रवार है उसके बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। पंख के समान इसमें क्लोम्स पाए जाते हैं। श्वसन व उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। देखिए यहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। क्या आ गए हैं यहाँ पे? क्लोम्स आ गए हैं, गिल्स आ गए हैं, यानी कि अब इसके बाद में हम 1-2 स्टेप पढ़ेंगे ना तो कशेरुकीज आ जाएंगे, उनकी कैरेक्टर है ये।
श्वसन और उत्सर्जन में सहायक होते हैं। सिर पे संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान खींचने वाला रेड्यूला या रेती जुहा होती है, यानी कि इस पाइला के अंदर भी पाई जाती है। हम लोगों ने इसका जब एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हमने कट किया था। कट करने के बाद में इसके अंदर से हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमको इस रेड्यूला को निकालना था। तो जब हम इसके अंदर का जब इसका डिसेक्शन करते हैं, इसको हम कट करते हैं, तो उसके अंदर से रेड्यूला आसानी से निकल के आ जाता है। तो ये क्या करता है, भोजन को पीसता है। फिर सामान्यतः नर मादा अलग अलग होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। परिवर्धन में लार्वा होता है। इसका एग्जाम्पल है पाइला, पिंक डाटा, सीपिया, लॉलीगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, है ना, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम और कीटोप्लूरिया या कॉइटान। अब मैं इनके एक एक के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। जैसे सीपिया है, जनरली आप सब लोग सीप से परिचित होंगे। क्यों परिचित है? क्योंकि सीप के अंदर ही क्या बनता है, मोती बनता है। अब मोती कैसे बनता है पता है? जो सीप होती है, यदि उसमें कोई बाह्य कण थोड़ा सा चले जाता है तो वो एक पदार्थ को स्त्रावित करती है नेक्रम करके। तो वो क्या होता है, उस पदार्थ के चारों ओर एक चमक सी, एक जो लेयर है वो बनाता जाता है, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं आता, उसको रिजेक्ट मारने की कोशिश करता है। और जब वो डेथ हो जाती है उस एनिमल की सीप के अंदर, फिर उसमें से वो मोती पूरा बाहर हम निकाल सकते हैं, है ना। अब इसके क्या, जापान में तो इसके बड़े पैमाने पे खेती भी की जाती है। सीप से मोती का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह हम डेंटेलियम जो होता है, ये कई जो नाव होती है उनके ऊपर ये अटैच हो जाता है और मजे से उस नाव के साथ तैरता रहता है। इसी तरह काइटान भी बड़ा, ये सब बड़े खूबसूरत हैं। लॉलीगो को देखेंगे, ऑक्टोपस को देखेंगे तो ऑक्टोपस भी बड़ा खूबसूरत है, 8 टांगों को लिए हुए बड़े आराम से घूमता रहता है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है संघ इकाइनोडर्मेटा या शूल युक्त प्राणी। अब इसकी भी खासियत है। इसकी क्या खासियत है कि इसके अंदर जो होते हैं कांटे पाए जाते हैं। कांटे जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। शूल की उपस्थिति के कारण इन्हें इकाइनोडर्मेटा नाम दिया गया है। ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं। इस ग्रुप की खासियत है कि सारे जीव कैसे हैं, समुद्र में पाए जाने वाले हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का गठन है। वयस्क इकाइनोडर्मेटा आर्य रूप से सममिति होती है। देखिए यहाँ पे 5 है। एक विशेष प्लेन से इसको काटना पड़ेगा तब ये बराबर होगा, है ना। हम कहीं से भी काट देंगे तो ये बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे ये विशेष प्लेन से कटेगा, इसलिए इसको आर्य सममिति है। लार्वा लेकिन जो इसका होता है, जो इसका बेबी होता है, वो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। उसको बीच से काटेंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इनमें क्या होता है, सब में मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कायंत्रण होता है। कायंत्रण जैसे लार्वा अवस्था है ना, लार्वा अवस्था में बिल्कुल अलग दिखता है। जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ के आए ना, इन सब सभी में कई उसमें आया है ये वर्ड, तो कि इनमें ये होता है कि ये चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनके लार्वा होते हैं ये उस एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें एक थोड़ा समय के बाद मेटामॉर्फोसिस यानी कायंत्रण होता है और ये फिर उस रूप में अपने नेचुरल रूप में आ जाते हैं। एक एनिमल है एक्सोलिस्टस लार्वा जिसको बोलते हैं, वो जीवन पर्यंत उसी अवस्था में रहता है यदि उसको आयोडीन ना मिले। जैसे हम मेंढक में भी पढ़ते हैं, आगे मैं उसको भी बताऊंगी, तो उसमें भी ऐसा होता है, उसमें भी मेटामॉर्फोसिस होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको समझनी है। इसके बाद में ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इसमें सिलोम प्रेजेंट होती है। जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरा होता है, यानी कि अब ये वाला भी रिक्त स्थान में कई बार पूछा जाता है। मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हम उस समय कंफ्यूज हो सकते हैं। मुख कहाँ है इनका? अधर तल पे, यानी कि नीचे की ओर होता है, और मलद्वार यानी कि पृष्ठ तल पर इनका प्रेजेंट होता है। जल समल इस वर्ग की एक और खासियत है कि स्थूल युक्त शरीर है और उसके साथ साथ जल संवहन तंत्र इसमें पाया जाता है। ये इसकी विशिष्टता है जो कि इसके चलने तथा भोजन पकड़ने में सहायता करता है। उत्सर्जन तंत्र का इसमें अभाव होता है। मेल फीमेल अलग होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इनमें निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये अप्रत्यक्ष का मतलब वही है कि लार्वा अलग है और जब वो चेंज होगा तो फिर एडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल है एस्टेरिसिड तारा, मीन इकाइनस, समुद्री आर्चिन, एंटीडेन, कुमेरिया, समुद्री करकटी या ओफियूरिया या भंगुर तारा। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह का, ये स्टार फिश बोलते हैं इसको हम। इसमें 5 वो हैं, 1 2 3 4 5 इसकी भुजाएं होती हैं। इन्हीं में जो है जल संवहन तंत्र पाया जाता है, उसके लिए नाल्स होती हैं। इनमें सब ट्यूब्स बनी होती है जिनके द्वारा, अब आप यहाँ देखिए तो इनमें सब में ये कांटे पाए जा रहे हैं ना। इस तरह का रक्षण यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ इसमें कांटे पाए जाते हैं, ये इस वर्ग की खासियत है। फिर इसमें एबोरल और ओरल यानी कि अधर तल पर इसमें मुख है और पृष्ठ तल पर इसमें गुदाद्वार है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो है ये भी भंगुर तारा है, इसे एंटीडोन भी कहा जाता है। इसमें भी 5 भुजाएं हैं, इसमें भी जल संवहन वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जिसे हम बोलते हैं हेमिकार्डेटा। देखो नाम से ही समझ लो, अभी आप लोग कहेंगे मैडम ने ये तो बताया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने पहले क्या पढ़ा है, नॉन कार्डेटा और पढ़ा है कार्डेटा, ये बताए थे ना। इसके बीच में एक और आ गया है हेमिकार्डेटा, आधे लक्षण नॉन कार्डेटा जैसे और आधे लक्षण कार्डेटा जैसे, है ना। इसलिए इसको बीच में सेंटर में अलग से ही तैयार करके रख दिया है। हेमिकार्डेटा पहले कशेरुकी संघ के उपसंघ में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे अरज्जुकी या अकशेरुओं के संघ से भी अलग करके एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकार्डेटर्स जो होते हैं कॉलर क्षेत्र में अल्पविकसित रचना होती है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान रचना बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें ये पृष्ठरज्जु के समान रचना दिखती है, केवल भ्रूणीय अवस्था में इसमें अच्छे से होती है, बाद में ये डीजेनरेट हो जाती है। इस संघ के प्राणी जो होते हैं वो कृमि के समान होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, इनमें भी अंगतंत्र का स्तर होता है, बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं। शरीर बेलनाकार है, यहाँ देखिए इसमें शुंड है, फिर कॉलर है और या वक्ष वाला पोर्शन है इसका। परिसंचरण तंत्र इसमें बंद प्रकार का होगा। श्वसन क्लोम्स यानी कि गिल्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे। शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग हैं। फिर फीमेल इसमें अलग अलग होंगे। निषेचन बाह्य होगा और परिवर्धन लार्वा जो होगा टर्नेरिया लार्वा होगा, उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसका एग्जाम्पल बैलेनोग्लासिस और सेकोग्लासिस है। तो इस तरह से ये हमारा हेमिकार्डेटा भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी सेम इसी तरह की लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, अप्रत्यक्ष होता है इसमें। अगर आप इसका लार्वा देखेंगे तो इससे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बिल्कुल अलग होता है, ये टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है। ये बिल्कुल एकदम इस तरह से राउंडेड यानी कि एक पत्थर जैसा चौकुटा रचना देख सकते हैं, उस तरह की रचना लिए हुए इसका लार्वा होता है, लेकिन फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और इस तरह के बैलेनोग्लासिस में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हमने इतने सारे ये देखे हैं, ये सब इसके हेमिकार्डेटा का पहले हमने सारे अकशेरुकीज के बारे में जाना है। तो आप लोग इनके सारे सभी के कैरेक्टर्स याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हम कह नहीं सकते कि एकोइनोडर्मेटा के आएंगे, आर्थ्रोपोड्स के आएंगे या पोरिफेरा के आएंगे, पर मेनली जो पूछे जाते हैं वो प्लैंटीहेल्मिन्थेस से आर्थ्रोपोडा है। तो आप यदि नहीं भी करेंगे अलग अलग याद, तो सिर्फ आपको क्या याद करनी है, इसमें ये वाली टेबल याद करनी है, तो इसके बेस पे आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा, है ना। बस इनमें यहाँ ये पॉइंट्स याद कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, तो आधे पॉइंट तो आपके यहीं पे तैयार हो जाएंगे। फिर इन ग्रुप की खासियत समझ लीजिए। अब खासियत समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि पहले तो वो कहाँ पर रहते हैं, है ना, किसी भी जीव के बारे में देख लें कि ये कहाँ पे रहते हैं। फिर दूसरे में हम इनके देखेंगे इनमें क्या खासियत है, जिसमें इसमें निमेटोब्लास्ट है ना। तो और फिर नेक्स्ट इसमें देख लेंगे कि इनका जो मुख गुहा है, वो मुख है, गुहा है, वो किस तरह की अपूर्ण है या पूर्ण है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनके बाद इनका फिर एक्सक्रेटरी कैसा है, उत्सर्जन कैसा है, किसमें कौन सी कोशिका के द्वारा होता है, जैसे प्लैंटीहेल्मिन्थेस में हमने देखा था फ्लेम्स में के द्वारा होता है, एनिलेट्स में देखा था हमने, नेफ्रिडियम के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में उसका मेल फीमेल कैसे हैं, एक लिंगाश्रयी है या उभय लिंगाश्रयी है। तो इन बेसों के आधार पर हम इनके कमेंट याद कर सकते हैं। फिर किसी का भी कमेंट आएगा तो हम तुरंत उसको लिख देंगे। अच्छा, एक और लास्ट वाली पॉइंट रह गई कि उसका लार्वा कैसा है ना, लार्वा स्टेज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, वो भी आप डाल सकते हैं। तो यदि ये टेबल आप लोग याद कर लेंगे तो आप सबके कमेंट इजीली लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट में कशेरुकी का अध्ययन करेंगे। तो हैव अ नाइस डे। Okay, bye.